नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। तो यदि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है तो ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य भी कोई करता होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो गोल्जी बॉडी से पढ़ेंगे। तो गोल्जी बॉडी का मुख्य काम ऊर्जा का बंटवारा करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में ऊर्जा बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया निश्चित नहीं है कि हर शरीर में एक समान ऊर्जा बनाता है। हर जगह शरीर के हर हिस्सा में अलग अलग ऊर्जा की ज़रूरत होता है। जिस कदर पैर में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होता है, हाथ में कम ऊर्जा की ज़रूरत होता है, उस हर प्रकार के अलग अलग ऊर्जा की ज़रूरत होता है। तो जिस समय जिस अंग में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होता है उसमें ऊर्जा अधिक चाहिए। तो इस कारण से ये गोल्जी बॉडी जो है ये ऊर्जा पहुंचाता है जिस अंग में ऊर्जा की अधिक ज़रूरत होता है। तो गोल्जी बॉडी का काम जो है, गोल्जी बॉडी का काम ये ऊर्जा के परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा के परिवहन का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी की खोज जो है, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। हम फिर कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, लेकिन शरीर के अनेक भागों में ऊर्जा के परिवहन का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए इस समय हम पढ़ा रहे हैं, तो इस समय हमें ऊर्जा की सख्त ज़रूरत मुंह में है। हमारे जीभ को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, न कि हमारे पैर को, क्योंकि हमारा पैर अभी स्थिर है। तो इस कारण से हमें जीभ को अधिक ऊर्जा चाहिए। तो ये गोल्जी बॉडी जो है हमारे पैर में जो ऊर्जा है वो जीभ तक पहुँचाएगा, जिससे कि जीभ को अधिक ऊर्जा मिलेगा। तो इस कारण से गोल्जी बॉडी जो है ये ऊर्जा के परिवहन का कार्य करता है। अब हम लोग आते हैं रसधानी, जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी जल संग्रहण का कार्य करता है। हम लोग पढ़े हैं कि रसधानी शरीर में जो है वो 65% कोशिका 65% जो है जल होता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिका में 65% जल होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे शरीर में 65% जल पेट में होता है? नहीं, हमारे शरीर में 65% जल पेट में नहीं होता है। हमारे शरीर में 65% जल इसी रसधानी में होता है। तो पादप कोशिका में रसधानी बड़ा होता है और जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है। जिस कारण से जो जंतु कोशिका है इसमें रसधानी में जल जो है कम मात्रा में रहता है, जबकि पादप कोशिका की रसधानी बड़ा होता है तो उसमें जल अधिक मात्रा में रहता है। तो रसधानी का कार्य जो होता है ये जल संग्रहण का कार्य होता है हमारे शरीर में, या पादप कोशिका के जो हिस्सा होता है उसमें जल का संग्रहण का कार्य रसधानी करता है। अब हम आगे आते हैं तारक काय को हम लोग इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय की खोज बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ने किया था। तारक काय का मुख्य काम कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे हमारा हाथ किसी कारण से कट फट जाता है, तो या कोई अंग चोट लगने से क्षतिग्रस्त होता है। मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ मारा अभी वर्तमान में, तो यहाँ की कोशिका मर गया, अब यहाँ कोशिका बनेगा, तो क्या बनाएगा? तो ये कोशिका बनाएगा सेंट्रोसोम इस कोशिका को बनाएगा, जिससे यहाँ के मरा हुआ कोशिका साइड होकर के सेंट्रोसोम नया कोशिका आ जाएगा। इसी प्रकार से सेंट्रोसोम का कार्य कोशिका विभाजन का होता है और नया कोशिका बनाता है। लेकिन इसमें भी है कोशिका विभाजन लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तेज गति से होता है। लीवर में जो कोशिका विभाजन है ये सबसे तेज गति से होता है। इसलिए लीवर यदि किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो तुरंत जो है सो रिसाइकलिंग कर लेता है और तुरंत ठीक भी हो जाता है।
परंतु हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन इसमें कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर कोशिका विभाजन होता है, जिस कारण से हमारा ब्रेन का जो आंतरिक हिस्सा का जो कोशिका है वो किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गया तो वो दोबारा रिसाइकलिंग होने की संभावना नहीं रहता है। लेकिन हम आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में विशेष। तो ब्रेन में भी दो प्रकार की कोशिका रहता है। ब्रेन में, हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन कोशिका रहता है, हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन कोशिका रहता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन कोशिका रहता है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इस कारण से इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन हमारे ब्रेन में ही 10% गिलियल सेल मतलब गिलियल कोशिका पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है, इस कारण से इसमें कोशिका विभाजन भी होता है। यही कारण है कि हमारे ब्रेन में भी किसी कारण से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना हो सकता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर कोई बीमारी नहीं है। ब्रेन कैंसर या कैंसर जो है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर जो है ये अनियमित कोशिका विभाजन हो जाता है शरीर में, उसे कैंसर कहते हैं। तो किसी भी अंग में क्षमता से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाए तो उसे कैंसर कहा जाता है। तो इसी कारण से ब्रेन के 90% न्यूरॉन सेल जो है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण इसमें कैंसर होने की कोई संभावना नहीं होता है। लेकिन ये 10% गिलियल सेल जो होता है इसमें कोशिका विभाजन होता है, और इसी कारण से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना रहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अंतःपरद्रव्यी जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम जानते हैं इस फिगर से। इस फिगर में देखिए दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ है, खुरदरी है, और एक स्मूथ जो प्लेन है। तो ये रफ जो है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही ये खुरदरी होता है। तो राइबोसोम रफ साइड बनता नहीं है, राइबोसोम रफ साइड बनता नहीं है, ये रफ साइड में, ये खुरदरी साइड में राइबोसोम रहता है। यही राइबोसोम के कारण ही रफ साइड वाला जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये खुरदरा होता है, जबकि स्मूथ साइड ये जो स्मूथ साइड है इसमें वसा बनता है, ये प्लेन साइड इसमें वसा बनता है, इस कारण से ये स्मूथ होता है, ये प्लेन होता है। तो हम लोग समझ गए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के कारण जो है ये रफ होता है, ये खुरदरा होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है ये प्लेन होता है, क्योंकि इसमें वसा का निर्माण होता है। तो हम लोग समझ गए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में या तारकाई सेंट्रोसोम के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।